हाय स्टूडेंट्स। हम फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को स्टडी करते वक्त हमने देखा था किस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो उसी कड़ी में अब हमें स्टडी करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रोल प्ले करती हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि कोई कंट्री कितना फ्री है। फ्री का मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा वो दूसरे देशों को अपने देश में आने की इजाज़त देता है। तो यहाँ पर हम एक लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड को पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। और पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो वैसे तो आप जानते हैं लिबरल व्यक्ति कौन होता है। मतलब जितना ओपन होता है दूसरे लोगों के लिए उतना ही वो लिबरल है। दूसरों की सुनता है, दूसरों को अपने दिल में स्पेस देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, फॉरगिविंग होता है, बड़े दिल वाला जिसे हम कहते हैं। पर यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन है वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखेंगे। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे मैंने हिंट तो दे दिया आपको कि मार्केट, किसी भी कंट्री की मार्केट को ओपन करना, जितना ज़्यादा ओपन करेगा दूसरे देशों के लिए, यानी किसी भी देश की कंपनियां आके उस देश में व्यापार कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, प्रोडक्शन कर सकती हैं। ये जो फैसिलिटी है, जो देश जितना ओपन करेगा उतना ही लिबरल कराएगा इकोनॉमिक्स में। तो लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइनीज टॉयज़ इन इंडिया। अब हम एग्जांपल जो हमने पढ़ा था चाइनीज टॉयज़ का, वहाँ लौटते हैं और देखते हैं कि क्या बताना चाहती है बुक। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। अब देखिए, ये मैंने चाइना बना दिया, ये मैंने इंडिया बना दिया, ठीक है। और ये दोनों देश की बाउंड्री है। अब चाइना से इंडिया में टॉयज़ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए वो टैक्स लगा देती है। मतलब अगर चाइना से इंडिया में कोई टॉय आता है, कोई कंपनी टॉयज़ बेचना चाहती है, तो यहाँ पर टैक्स लगा दिया, यहाँ बाउंड्री पे। कहाँ? इंडिया में प्रवेश करने वाले। चाइना अपनी तरफ टैक्स लगा सकता है, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया। इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। यानी कि जो लोग, देखिए, कंपनी आके यहाँ पे टॉयज़ बना भी सकती है, कंपनीज यहाँ पे अपने देश से ले जाके यहाँ बेच भी सकती है, लेकिन इंडिया में कंपनीज होनी चाहिए जो इनको इम्पोर्ट कर रही हैं। क्योंकि अगर चाइना से इंडिया में कोई चीज़ जाना है तो इंडिया में कंपनीज उसको इम्पोर्ट करेंगी, मतलब भारत में मंगाएंगी। तो मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ कि 10 रुपये का एक टॉय है, ठीक है। 10 रुपीज़ पर टॉय ये कॉस्ट है। और गवर्नमेंट ने इसमें लगा दिया 3 रुपये टैक्स पर टॉय, यानी पर 10 रुपीज़ पे 3 रुपीज़, यानी 30%। तो अब ये 13 रुपये का हो जाएगा। कॉस्टली पड़ गया ना। जो कंपनी से मंगा रही है इंडिया में बेचने के लिए, अब उसे 13 रुपये देने पड़ेंगे। 3 रुपये गवर्नमेंट खाते में जाएंगे। और पता चला कि इंडिया में जो टॉयज़ बन रहे हैं वो हालांकि 10 रुपये से तो महंगे थे, लेकिन 12 रुपये तक के बिक जाते थे। तो 10 रुपये के मुकाबले ये महंगे पड़ रहे थे, लेकिन 13 रुपये के मुकाबले ये सस्ते पड़ रहे हैं। और इंडियन है तो थोड़ा सा संतोष भी होता है कि भाई हम इंडियन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैं यहाँ उन माइंड से बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें हमेशा विदेशी अच्छे लगते हैं। तो अगर इम्पोर्ट पे अगर हम कोई टैक्स लगाते हैं, जिन्हें हम टैरिफ कहते हैं, तो उससे इम्पोर्ट महंगा होता है। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज, जो मैंने आपको बताया था। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीफ इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम इन चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो इससे क्या होगा कि जो चाइना से इम्पोर्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर। जो मैंने यहाँ आपको नहीं बताया जानबूझ के, कि इसका जो असर होता है, जैसा मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया, कि जो इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उन्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि जब यहाँ से इम्पोर्ट नहीं होगा तो उसी प्रोडक्ट को बनाने वाली जो भारत की खुद की कंपनियां हैं, जो हमारी नेटिव कंपनीज़ हैं, जो हमारी ओन कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट फिर मार्केट में बिकेंगे। क्योंकि भाई खिलौने तो खरीदने हैं ना, बच्चे नाराज़ होते हैं, उनको खुश करने के लिए रोते हैं, उनको खुश करने के लिए खिलौने ले जाके बड़े लोग देते हैं। तो इस पैराग्राफ के कहने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्ट्स होते हैं, है ना, ये अगर महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, तो जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं वो बंद करेंगी या कम करेंगी। मतलब कि अगर ये इंडिया है तो डिफरेंट डिफरेंट देशों से जो आने वाले प्रोडक्ट हैं इंडिया में प्रवेश करेंगे तो महंगे हो जाएंगे, तो कंपनीज उनको कम इंपोर्ट करेंगी। लेकिन डिमांड तो इंडिया में है ना, उस डिमांड को पूरा करेंगी वहाँ की लोकल कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज। तो इसलिए या तो हम बिल्कुल भी ना आने दें तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, या हम थोड़ा आने दें तो भी प्रोटेक्टेड रहेंगी। लेकिन अगर हम ओपन कर देंगे, यानी कितना भी इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी कंपनी भारत में आ सकती है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकती है, किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति में हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो प्रभावित होंगी, वो सेफ़ नहीं रहेंगी। अब उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। और उस कंपटीशन, मैंने बताया कि जो एमएनसीज होती हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो इन्वेस्ट करती हैं टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इनोवेशन में, और चीप प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जिस देश में जाती हैं उस देश की जो कंपनियां होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो ठहर नहीं पाती इनके मुकाबले। तो लोकल कंपनियों को सेव करने का एक तरीका है कि आप इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, जिससे कि इंपोर्ट महंगा हो जाए।
टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैरिफ बैरियर। आप जानते हो टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं हम, मतलब वो पैसा है जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, और बैरियर का मतलब रोक। तो इसी बाउंड्री पे ये टैक्स लगता है, मतलब जैसे इंडिया में कोई चीज़ प्रवेश करेगी तो यहीं पे टैक्स काट लिया जाएगा, यहीं पे उसका बिल बन जाना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 30% टैक्स का, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ है तो भैया आप यहाँ 30 रुपये जमा कर दो। अगर 1000 रुपये की चीज़ है तो भैया यहाँ पे आप 300 रुपये जमा कर दो। तो 1000 रुपये की चीज़ तो पहले से ही 300 रुपये और जमा करो, 1300 रुपये हो गया। तो ये है टैरिफ, जिसे हम ट्रेड बैरियर भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेटअप। क्योंकि ये बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ रुकावट पैदा कर दी, कुछ रोक लगा दी हमने, जिससे कि खुलेआम सामान भारत में ना आने पाए। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। तो अब अगर हम ट्रेड बैरियर्स का यूज़ करते हैं टैक्स के रूप में, तो इससे क्या होता है, जो फॉरेन ट्रेड है वो घटता बढ़ता रहता है ना। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम करेंगे तो फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे तो फॉरेन ट्रेड कम होगा। तो किसी भी देश का एक हथियार होता है जिसे वो यूज़ करती हैं ट्रेड बैरियर के रूप में। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, और कौन सा प्रोडक्ट कितना भारत में आना चाहिए, वो बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट हो सकता है ट्रेड बैरियर से। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक गुड्स हैं तो उस पर हमने टैक्स कम रखा हुआ है, टॉयज़ हैं उस पर हमने ज़्यादा रखा हुआ है, मोबाइल्स हैं उस पर हमने ज़्यादा रखा हुआ है। तो प्रोडक्ट वाइज भी ये टैक्स निर्धारित हो सकता है, तय हो सकता है। बट एनीवे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेड बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शंस दैट आर पुट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, इंक्रीज और डिक्रीज इम्पोर्ट। तो देखते हैं इंडिया में क्या स्थिति है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ाद होने के बाद, हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड। तो हमने 1947 में आज़ाद होने के बाद हमने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगाए थे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी बैरियर लगाए थे कि अगर आप भारत में पैसा लगाना चाहते हो तो वो भी, उस पर भी रोक है। तो उस समय हमारे पास लॉजिक था, मतलब ऐसा इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स का क्यों यूज़ किया आज़ादी के बाद, तो आप कह सकते हो कि टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन इंडिया, विद इन कंट्री, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बाहर कंपनियां आएंगी और इंडियन कंपनियां आए तो दोनों का आमना सामना होगा, तो कंपटीशन होना ही होना है। अब इसमें या तो ये टिकेगी या ये टिकेगी। तो अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से सेफ रखने के लिए ऐसा किया गया था, ट्रेड बैरियर्स का यूज हुआ था। और जस्ट कमिंग अप इन 90, उसका कारण ये था कि 1950-1960 के दशक में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी इंडिया में। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन तो आज भी है, लेकिन उस वक्त वहाँ की सरकारें कोशिश कर रही थी कि यहाँ भी उद्योग धंधे लगें, और मतलब इन्फेंसी स्टेज में था हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है ना। अभी जन्म ही ले रहे थे हमारे यहाँ उद्योग, और ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से सामना करा दिया जाता तो ये तो ख़त्म हो जाते। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स का यूज हुआ था। एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। अगर उसी समय अगर हमने इम्पोर्ट्स को हरी झंडी दी होती तो कंपटीशन की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ पनप ना पाती, ख़त्म हो जाती। और आज भी तो देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को तो बाहर कंपनियां खरीद लेती हैं। परक फूड का एग्जांपल आपको याद होगा। तो इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पोर्ट नहीं होता था, हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है ना। क्योंकि हर चीज़ हर देश में नहीं मिलती, और वो चीज़ चाहिए तो उस देश से हमें संपर्क करना ही पड़ेगा जहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध होती है। तो इसलिए इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स, इसलिए ज़रूरी चीज़ों का इम्पोर्ट इंडिया ने अलाउ किया हुआ था उस वक्त, जैसे मशीनरी है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। और यहाँ देखिए ये भी बताया गया है कि ये भी ध्यान रखिए कि ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो अपने को बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज़ हो, वो जब शुरुआती स्टेज में थी तो उन्होंने भी इसी का सहारा लिया था, टैरिफ यानी ट्रेड बैरियर्स का। हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। और भी तरीके होते हैं जब हम अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को सेव करना चाहते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सेव करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी अपने शुरुआती दौर में इनका यूज़ किया था। भारत भी करता है, अभी भी करता है। फिर 1991 के बाद शुरू होता है लिबरलाइजेशन का दौर। समझ गए ना लिबरलाइजेशन? ओपनिंग इंडियन इकोनॉमी टू द अदर वर्ल्ड्स, अदर कंट्रीज़। और ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब ना समझे हो तो समझ जाइए कि अगर ये इंडिया है तो अब ये दरवाजे खोल रहा है कि आप आ सकते हो, हमने ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए हैं, वी आर बिकमिंग अ लिबरल इकोनॉमी। तो ये 1991 के आसपास हुआ। मैं बार बार बता देता हूँ, उस वक्त नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और जो पीएम बन चुके हैं 10 साल के लिए, यानी कि
श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही इस दौर को शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो आज के जैसा नहीं था जितना ओपन आज है इंडिया। तो 1991 के आसपास कुछ फार रीचिंग चेंजेस, मतलब बड़े बदलाव किए गए पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडिया में। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब, कि अब समय आ गया है कि इंडिया यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें ग्लोब यानी कि दुनिया भर की कंपनी से कंपटीशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन नहीं करोगे तो आप ग्रो भी नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया कितनी तगड़ी है, स्ट्रांग है हमसे। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूस, ऐसा माना गया कि अगर हम कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं तो इम्पोर्ट हमें यानी कि मार्केट ओपन करनी पड़ेगी। इससे जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी विद इन कंट्री, भारत के अंदर अंदर, उनको भी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाई पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी तारीफ की थी, ठीक, बड़ी बड़ी तारीफ की थी, खूब पीठ थपथपाई थी, क्या बात है, इंडिया ओपन हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी ओपन हो रही है, जिसमें WTO को तो कहना ही क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए बहुत ही ईजी है इसे समझना। अब इंडिया में जो नेशनल गेम्स होते हैं कितने रिकॉर्ड बनते हैं, बहुत रिकॉर्ड बनते हैं। जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, चाहे जो हों, चाहे स्विमिंग में हो, जब उन्हें एशियन गेम में भेजा जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो उन्हें इंडियन यानी डोमेस्टिक प्लेयर से ही मुकाबला करना पड़ रहा है। जैसे ही हम एशियन गेम में भेजते हैं तो उन्हें डोमेस्टिक नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ के एथलीट से मुकाबला करना पड़ता है, और उसमें पता चला पदक ही नहीं मिलता। लेकिन एशियन गेम में तो फिर भी ले आते हैं, पीठ थपथपा लेते हैं, भाई इतने मेडल्स हमने जीते। लेकिन जब इन्हें ओलंपिक में भेजते हैं तो और हालत ख़राब, एक भी पदक नहीं मिलता, क्योंकि उसमें यहाँ तो एशियन कंट्रीज़ थी, इसमें दुनिया भर की कंट्रीज़ आती हैं। ऐसे में लाइन तमाम खींच सकता हूँ, तो और मुकाबला करना पड़ता है। और जब इंडिया में पता चला रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, दिस इज़ कंपटीशन ना, ये ग्लोबल कंपटीशन है, और ये महा ग्लोबल कंपटीशन है, ओलंपिक समझ लीजिए, और यहाँ ग्लोबल कंपटीशन है ही नहीं है। अब अपनी क्लास में रैंक लेके आते हो फर्स्ट, पता चला 5 सेक्शंस हैं उसी क्लास के, और जब हर सेक्शंस की रैंक को देखा गया तो आप तो चौथे नंबर पर रह गए। उसी क्लास में 5 सेक्शंस में 3 बच्चे आपसे आगे निकल गए। कंपटीशन कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि फिर हम सोचते हैं ना कि हमें पीछे नहीं रहना, तो हमें क्या क्या करना है। तो उससे क्या होता है कि इम्प्रूव होती है क्वालिटी भी, और हमारी ग्रोथ भी होती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। अब उस स्थिति में नहीं कर पाएंगे तो भाई ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग हट जाएंगे, हमारी रैंक ही ख़त्म हो जाएगी, कॉमन व्यक्ति की तरह रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ 1991 के आसपास इकोनॉमी ओपन होनी शुरू होती है, और ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी तारीफ की थी इसकी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए अब बार बार समझाऊंगा तो ये होगा कि ट्यूटोरियल्स अलग अलग बेस्ड हैं इन पे, और फिर इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। फॉरेन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना हो सकता है, कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी में रहकर इंडिया में पैसा लगा सकती है। मैंने बायजूस का एग्जाम्पल आपको दिया था कि कैसे वहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज फंडिंग कर रही हैं, उनकी बैठे बैठे पैसे लगा रही हैं। और MNC जब आती हैं किसी देश में, अपने प्लांट्स लगाती हैं तो इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो जब फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर हमने काफ़ी हद तक जो बैरियर थे उन्हें हटाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजली। अब गुड्स जो है, सामान जो है, उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इम्पोर्ट भी किया जा सकता है आसानी से। एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। अब भारत में आके जो फॉरेन कंपनीज है फैक्ट्रीज भी सेटअप कर सकती हैं, ऑफिसेज भी लगा सकती हैं। आज जितना आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो ना अलग अलग कंपनीज़ का, आज के 30 साल पहले नहीं था उतना। कोको कोला मैं जानता था, और तो मैं जानता भी नहीं था, क्लास 6 वगैरह में पढ़ता था तो। और आज देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, थम्स अप भी जानता था, लिम्का भी जानता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेप्सी वगैरह सब नहीं है। तो जब ट्रेड बैरियर्स हमने खत्म नहीं की, मतलब कम किए, तो इससे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, और फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे अपने फैक्ट्रीज ऑफिसेज इस्टेब्लिश कर सकती थी। अभी बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग जिसे गवर्नमेंट कहती है। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, और एक काम गवर्नमेंट करती है, लगाती भी है रिस्ट्रिक्शंस, हटाती भी है। इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, रिमूव करना। विद द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का लिबरलाइजेशन होने की वजह से बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस। तो जो बिजनेसेस है, मतलब जो भारत में व्यापार करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, मतलब भारत में बिजनेस चलाने वाले जो लोग हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं तो फिर उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो भी फुली डिसीजन नहीं ले सकते।
अब ये कि ट्यूटोरियल पढ़ाते वक्त नहीं पता रहता है कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठते रहते हैं, बट आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो पता चलेगा क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में है। तो गवर्नमेंट इम्पोजेज मतलब लगा देती है ये रिस्ट्रिक्शंस। तो अब क्या स्थिति है, लेस रिस्ट्रिक्शंस लगाती है देन बिफोर, पहले की अपेक्षा, एंड देयर फोर सेट टू बी मोर लिबरल। तो आज हम रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट कम लगाती हैं, बल्कि कम करती चली जा रही हैं, और रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ बैरियर्स जो हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ओपन हो रही है, यानी लिबरल हो रही है। तो वी आर लिविंग इन अ लिबरल इकोनॉमी नाउ डेज। और देखिए कितना इसका विरोध होता है, अपोजिशन हो, आम पब्लिक भी कहती है सरकार ये बेच दे रही है, वो बेच दे रही है, वो बेच दे रही है। एनीवे, तो पॉलिटिकल डिस्कशन है, पॉलिटिक्स में हम लोग कर सकते हैं इस पे बात, यहाँ नहीं करेंगे। का जो अगला टॉपिक है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम अगले पार्ट में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल।